हेलो पीपल, वेलकम टू स्टीपी क्लासेस। आज 4 जनवरी है। स्टार्ट करते हैं प्री क्योर, जिसमें हम प्रीलिम्स रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। इसको डिवाइस किया गया था थ्रू अ पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच। तो पेशेंट इज़ एट द सेंटर एंड उनके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को डिवाइस किया गया है इस पूरे एक्ट में, इस लेजिस्लेशन में। तो इसके थ्रू गवर्नमेंट बेसिकली क्या करना चाहती है कि जो भी गवर्नमेंट रन या गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, लोगों को उसका राइट टू एक्सेस मिले। एंड इफ़ समवन इज़ डिनाइंग दैट एक्सेस, कोई मना कर रहा है, कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो द अथॉरिटी और द पर्सन कैन बी सूड इन द कोर्ट। ठीक है जी। एंड इसके बाद इसमें प्रोविज़न है इस एक्ट में कि जो मेंटली इल पर्सनस हैं हु आर इधर होमलेस या फिर वो पुअर हैं, तो उनको राइट टू ट्रीटमेंट मिलेगा। एंड पुअर की कैटेगरी में दोज हु डोंट हैव अ BPL कार्ड, उनको भी इसी कैटेगरी में दे वुड नॉट बी डिनाइड कि उनको जो मेंटल इलनेस के लिए ट्रीटमेंट है वो डिनाई नहीं की जा सकती। एंड इस एक्ट में राइट टू मेक एन एडवांस डायरेक्टिव भी है। तो एडवांस डायरेक्टिव में बेसिकली क्या है, एक पर्सन स्पेसिफाई कर सकता है इन राइटिंग कि इफ़ समडे वो मेंटली इल होते हैं तो कैसे उनका केयर किया जाए या कैसे उनकी ट्रीटमेंट की जाए। इसके बाद ये एक्ट रिकग्नाइज करता है द रोल ऑफ केयर गिवर्स who can be appointed as a nominated representative of a mentally ill person। तो केयर गिवर्स को भी इसने लेजिस्लेटिव बैकिंग दी है कि जिनको अपॉइंट किया जा सकता है एज नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ मेंटली इल पर्सन। ठीक है जी। एंड वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस पर्सन को इन द सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी या स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी या इवन के मेंबर्स ऑफ द मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड्स। उसके बाद अगर कोई पर्सन सुसाइड अटैम्प्ट करता है तो उसको ये नहीं प्रिज्यूम किया जाएगा कि एक क्रिमिनल एक्ट थी, बल्कि ये माना जाएगा कि ही वॉज या शी वॉज अंडर सिवियर स्ट्रेस। ठीक है जी। तो इसने बेसिकली सुसाइड को एक मेंटल डिजीज़ बनाया है एंड इसको डीक्रिमिनलाइज किया है। राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी भी है इस एक्ट में, जो कि आप किसी भी पर्सन की जो मेंटली इल है उनकी डिटेल्स कोई शेयरिंग के ऊपर रोक लगाता है। एंड बिना उनकी कंसेंट के कोई इंस्टीट्यूशन या कोई हेल्थ केयर बॉडी वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकती। एंड गवर्नमेंट इस एक्ट के थ्रू ही सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी बनाएगी नेशनल लेवल पर, एंड स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी बनेगी स्टेट लेवल में, हर स्टेट में। एंड जो मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट, एवरी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट एंड मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स इंक्लूडिंग साइकाट्रिक सोशल रिफॉर्मर नीड टू बी रजिस्टर्ड विद दिस अथॉरिटी। तो इस अथॉरिटी का काम क्या होगा, एक तो रिकग्निशन देनी है जो भी मेंटल हेल्थ के इंस्टीट्यूशंस होंगे या मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स होंगे, इंक्लूडिंग द साइकाट्रिक सोशल वर्कर्स भी इसमें रजिस्टर्ड होंगे। एंड मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा कि वो प्रोटेक्ट कर सकें उन लोगों के राइट्स जो मेंटली इल हैं। एंड जो एडवांस डायरेक्टिव्स की हमने पीछे बात की, तो दिस बोर्ड वुड बी इफेक्टिव इन मैनेजिंग द एडवांस डायरेक्टिव्स एज वेल। इसके बाद ये मेंटल हेल्थ के बिल की कुछ हाइलाइट्स हैं कि इसने एक्सेस दिया है टू मेंटल हेल्थ सभी को, कम्युनिटी लिविंग इंश्योर की है। तो इस एक्ट के थ्रू ही बेसिकली जो मेंटली इल पर्सन है उनको आइसोलेशन में रखने के ऊपर भी कुछ प्रोविजंस बनाई हैं कि कम्युनिटी लिविंग ज़रूरी है। एंड मोर ओवर जो क्रूअल, इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट है उसके अगेंस्ट ही भी ये एक्ट इफेक्टिव है। एंड इक्वालिटी नॉन डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है, इंफॉर्मेशन की जैसे हम बात की रही, एंड कॉन्फिडेंशियलिटी के दोनों की प्रोविजन इसमें प्रोवाइडेड हैं। एंड मेडिकल रिकॉर्ड्स का एक्सेस, लीगल एड मिलेगी अगर कोई पर्सन इज़ डिनाइड द बेनिफिट्स ऑफ द एक्ट। ठीक है जी। तो इसके बाद इसी से रिलेटेड एक चीज़ है UN कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो ये पहली ह्यूमन राइट्स ट्रीटी थी ऑफ द 21st सेंचुरी एंड इट केम इनटू इफेक्ट इन 2008। एंड ये कवर करती है ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ इंक्लूडिंग मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ भी। तो जो मेंटल डिसेबिलिटीज़ हैं उनको भी रिकग्नाइज करती है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वाली कन्वेंशन। एंड ऑल्दो ये एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं करती कि डिसेबिलिटी किसको बोलेंगे, बट ये कैरेक्टराइज करती है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एज दोज who have long term physical, mental, intellectual और sensory impairments। तो कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी डिसेबिलिटी है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो या फिर सेंसरी हो, जो लॉन्ग टर्म में किसी पर्सन को अफेक्ट कर रही है, तो उनको डिसेबल बोला जाएगा।
एंड इसी कन्वेंशन के थ्रू ही एक यूनियन कमेटी ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ बनाया गया, जिसको जो वेरियस स्टेट पार्टीज़ हैं, नेशनल गवर्नमेंट्स हैं, वो रिपोर्ट करेंगी रेगुलरली। एंड इंडिया ने दोनों साइन भी कर दी है एंड रेटिफाई भी कर दी है ये कन्वेंशन, लेकिन जो यूएस है उन्होंने अब साइन की है, सिर्फ रेटिफाई नहीं किया हुआ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड इसकी एक और ऑप्शनल प्रोटोकॉल भी है which allows its parties to recognize the competence of Committee on Rights of Persons with Disabilities to consider complaints from individuals। तो ये जो ऑप्शनल प्रोटोकॉल है, अगर कोई नेशन साइन करता है तो उसमें जो इंडिविजुअल है वो डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हैं अगर उनकी जो बात नहीं सुनी जा रही अपनी नेशनल गवर्नमेंट ने टू दिस कमेटी। लेकिन इंडिया ने इसको साइन नहीं किया, तो इस ऑप्शनल प्रोटोकॉल को नहीं साइन किया, बट जो पूरी कन्वेंशन है उसको साइन किया हुआ है। ठीक है जी। इसके बाद GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं मिड डे मील स्कीम। तो मिड डे मील स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि हॉट कुक्ड मील मिले बच्चों को ऑफ प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी क्लासेस। तो क्या ये जो बेनिफिट है वो सभी स्कूल के बच्चों को मिलेगा? जी नहीं, ये गवर्नमेंट एडेड या गवर्नमेंट या फिर जो लोकल बॉडीज़ के स्कूल हैं या मदरसा हैं, मकतब्स हैं जो सपोर्ट किए जा रहे हैं थ्रू सर्व शिक्षा अभियान, या फिर जो नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कूल्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के, सिर्फ उन्हीं स्कूल्स के लिए इफ़ेक्टिव है ये। एंड इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है कि हर बच्चे को 100 ग्राम फूड ग्रेन्स मिले एट प्राइमरी लेवल एंड 150 ग्राम एट अपर प्राइमरी स्टेज उनको मिले हर वर्किंग डे। तो ये बात ध्यान में रखनी है, जो ऑफ डेज़ होंगे वहाँ पर नहीं, हॉलीडेज़ को नहीं, सिर्फ वर्किंग डेज़ को। एंड जो कॉस्ट है पूरे फूड ग्रेन्स की अलॉन्ग विद द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो कौन बेयर करता है? हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यूनियन गवर्नमेंट के पास है वो सारा। एंड जो एक्सपेंडिचर है कुकिंग का, वो दोनों जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है या यूटीज़ की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बेयर करते हैं कलेक्टिवली। तो बेसिकली 60-40 की रेशो में है दूसरे स्टेट्स के लिए जो हमारे नॉर्मल स्टेट्स हैं, एंड 90-10 फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, एंड ये 75-25 आई एम सॉरी 75-25 है जो हमारे बाकी स्टेट्स हैं उनके लिए। ठीक है जी। एंड 100% सेंट्रल असिस्टेंस मिलती है टू प्रोक्योर किचन डिवाइसेस, जो भी ज़रूरत है जैसे चूल्हा एंड ऑल दैट। उसके बाद कम्युनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन में स्कीम के। एंड NGOs के केस में क्या है कि उनको सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसिस में ही इन्वॉल्व करना है, एंड दैट टू इन अर्बन एरियाज़ ओनली। जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर जो है वो NGOs का कोई रोल नहीं है। ठीक है जी। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। एंड ओवरऑल अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें, जो टू इंश्योर फुल एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन की, जो सभी रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज़ किया जा रहा है, ये जो स्टेट गवर्नमेंट या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड ये जो स्कीम है इट इज़ कवर्ड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ठीक है जी। तो इससे रिलेटेड एक और चीज़ है यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड। तो ये बेसिकली इंश्योर करती है, ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है एक, जो कि सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, हेल्थ एंड कल्चरल राइट्स जो हैं बच्चों के, वो सभी इंश्योर करती है ये। एंड ये डिफ़ाइन करती है कि एक चाइल्ड कौन होगा, एक ह्यूमन बीइंग जो अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज है, या फिर अगर किसी गवर्नमेंट ने जो मेजर की जो एज लिमिट है वो कम कर रखी है, तो दैट वुड बी द एज ऑफ द चाइल्ड। तो सपोजिटली अगर किसी नेशन में 16 ईयर्स के बाद किसी बच्चे को मेजर बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तो तब उनके अकॉर्डिंग जो चाइल्ड की एज होगी दैट वुड बी 16 ईयर्स, लेकिन हमारे केस में इट इज़ 18 ईयर्स। एंड जो सभी UN मेंबर्स हैं वो पार्टी हैं इस कन्वेंशन के, एक्सेप्ट फॉर US। तो अगेन हमने 2 कन्वेंशंस देख ली, US उनमें एक को रेटिफाई नहीं किया यूएस ने, एंड दूसरे में पार्टी नहीं है। एंड इंडिया ने कमिट किया है टू यील्ड एडुकेट न्यूट्रिश फूड्स फॉर चिल्ड्रन। तो इसीलिए इंडिया वो जो स्कीम है वो लेकर आया था, क्योंकि इंडिया ने इस कन्वेंशन में ये कमिटमेंट की थी, एंड ये लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट है। एंड इसकी कंप्लायंस कौन कर रही है? यूएन कमेटी ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड। तो पिछले में भी एक यूएन कमेटी थी, इस कन्वेंशन में भी एक यूएन कमेटी है फॉर ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड। इसके बाद हमारे पास रियल एस्टेट एक्ट है। तो ये एक्ट बेसिकली क्या सीख कर रहा है? एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की बात करता है एट द स्टेट लेवल। ठीक है, ताकि जो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन की जा सके एंड स्टैंडर्डाइज करें हम बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड ट्रांजैक्शंस जो रियल एस्टेट सेक्टर में हो रहे हैं। 2 से ज़्यादा स्टेट्स अगर चाहें तो एक जॉइंट रेरा भी बना सकते हैं। ये जो अथॉरिटी है
एंड इवन कि अगर एक स्टेट एक से ज़्यादा रेरास बनाना चाहे तो वो भी कर सकता है, तो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। एंड जो रेरा है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI को केसेस रेफ़र कर सकता है अगर उसे लगे तो। एंड इसके थ्रू एक सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल CAC बनाया जाएगा, जिसको चेयर कौन करेंगे, द हेड ऑफ वो मिनिस्ट्री जो डील करती है हाउसिंग में, ठीक है जी। तो क्योंकि प्रेजेंटली तो मिनिस्ट्री ऑफ महुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, लेकिन इन फ्यूचर अगर कोई जो भी मिनिस्ट्री बनेगी जो हाउसिंग से रिलेटेड होगी, यूनियन मिनिस्ट्री, तो दैट वुड बी रिस्पॉन्सिबल, उनके जो मिनिस्टर होंगे वो चेयर करेंगे सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल को। एंड इसमें एंड जो कंसर्न मिनिस्टर हैं वो भी इसका पार्ट होंगे। एंड रियल एस्टेट एपलेट ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, वो बनेगा एक चेयरपर्सन एंड 2 मेंबर्स होंगे उसके, एंड उनके पास पावर्स होंगी ऑफ अ सिविल कोर्ट, ठीक है जी। तो जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं वो रजिस्टर होने मैंडेटरी हैं विद द रेरा, अगर उनका जो लैंड एरिया है जहाँ पर डेवलपमेंट करनी है वो 1000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है, या फिर अगर वो 12 अपार्टमेंट से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो 2 कंडीशंस हैं हमारे पास, सभी को रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं, सिर्फ ये 2 कंडीशंस जो सेटिस्फाई करते हैं उनको। एंड जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं उनको भी रजिस्टर करना है रेरा के अंडर। एंड इसमें एक प्रमोटर को डिफाइन किया गया है, तो प्रमोटर कौन है, या तो कोई पर्सन है या पब्लिक अथॉरिटी है जो कंसर्न है उस प्रोजेक्ट की, उस लैंड प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के लिए फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग, तो जो बेच रही हैं। लेकिन प्रमोटर्स को रेक्टिफाई करना ज़रूरी है जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स, तो ये ड्यूटी है बेसिकली प्रमोटर्स की कि अगर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आता है या कोई ऐसा डिफेक्ट आता है जो वर्कमैनशिप से रिलेटेड है, तो 5 साल के विदिन अगर जो अलॉटी है जिसने जो अपार्टमेंट बोलिए आप कि उन्होंने लिया है, तो डेट ऑफ पोजेशन से अगर 5 साल के अंदर कोई ऐसा डिफेक्ट आता है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट या फिर वर्कमैनशिप से रिलेटेड डिफेक्ट, तो दे हैव टू रेक्टिफाई दिस। हु विल रेक्टिफाई? दैट इज प्रमोटर्स। एंड एक रियल एस्टेट फंड बनाया जाएगा जो कि कलेक्ट करेगा फंड्स फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। एंड इस फंड की ऑडिटिंग कौन करेगा? इट वुड बी कैग, ठीक है जी। तो कैग इसको ऑडिट करेगा। एंड ये जो रियल एस्टेट फंड है इसकी ईयरली एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। एंड एक रिक्वायरमेंट है, स्पेशल रिक्वायरमेंट एस्क्रो अकाउंट की, जिसमें 70% जो भी फंड्स हैं किसी प्रोजेक्ट के वो एस्क्रो अकाउंट में रखे जाएंगे जब तक ये जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। एंड जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, स्पेशली जो प्रोजेक्ट अप्रूविंग सिविक अथॉरिटीज़ हैं, उनमें दे आर नॉट अंडर इट्स परव्यू। तो लेकिन ये 2 प्रॉब्लम्स हैं कुछ, कि एक तो जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं स्पेशली जो प्रोजेक्ट को अप्रूव करती हैं वो अथॉरिटीज़ इस एक्ट के परव्यू में नहीं है। तो ये डिमांड आ रही है प्रेजेंटली, अब आज के न्यूज़पेपर में भी यही न्यूज़ थी कि इनको, उनका डिमांड है कि इनको भी इस एक्ट के परव्यू में लेकर आया जाए। तो प्रोजेक्ट अप्रूविंग अथॉरिटीज़ अभी तक नहीं है इसके परव्यू में। एंड जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं करंटली वो डिपेंड करते हैं आउटसाइड मजिस्ट्रेट्स के लिए कि जो ऑर्डर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसकी भी डिमांड हो रही है कि इसको भी इंटरनली ही एक्ट के अंडर लेकर आया जाए। जो सिविक अथॉरिटी जो हमने यहाँ पीछे देखा था सिविल कोर्ट की पास हैं, ट्राइब्यूनल के पास हैं, लेकिन जो प्रेजेंटली जो डेवलपर्स हैं उनको आउटसाइड मजिस्ट्रेट्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है जो भी ऑर्डर्स हैं उनको मनवाने के लिए। तो इसको भी इंटरनलाइज करने की बात की जा रही है। इसके बाद हमारे पास है कड़कनाथ या काली मसी। तो ये एक बेसिकली ब्रीड है चिकन की जो कि लोकल टू है झाबुआ एंड धार डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्टर्न मध्य प्रदेश। तो झाबुआ ट्राइब ही है बेसिकली जो इसकी रेयरिंग के लिए फेमस है। एंड क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इट इज़ हाई इन डिमांड ड्यू टू इट्स हाई प्रोटीन एंड वेरी लो फैट एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। तो फैट एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत कम है, कुछ 0.75 के अराउंड ही हैं, जबकि दूसरे जो चिकन्स हैं नॉर्मल चिकन्स वहाँ उनमें 13% के अराउंड होता है। तो दैट इज़ अ वेरी मेजर डिफरेंस। एंड इससे अलावा इट इज़ इवन हाई इन प्रोटीन, आयरन एंड अमीनो एसिड्स। एंड एक और जो इम्पॉर्टेंट बात है कि इसको GI टैग भी मिला हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास तेजस है। तो तेजस क्या है? एक सिंगल सीट सिंगल जेट इंजन मल्टी रोल लाइट फाइटर जेट है। तो ये आपको पूरी स्टेटमेंट ही याद कर लेंगे तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। तो सिंगल सीट सिंगल जेट इंजन मल्टी रोल लाइट फाइटर। एंड इसको डिज़ाइन किया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA ने एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने फॉर
इंडियन एयरफोर्स एज वेल एज इंडियन नेवी, तो दोनों के लिए है ये। एंड LCA प्रोग्राम जो था, इसको क्यों स्टार्ट किया था, क्योंकि जो हमारे MiG-21 फाइटर्स थे दे वर एजिंग एंड उनको रिप्लेस करने के लिए लाया जाना था तेजस को, लेकिन काफ़ी डिले होता गया एंड इवन कि अब तेजस को भी शायद रिप्लेस करने का टाइम आ गया है। एनीवे, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट है अपनी क्लास में ऑफ द सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तो ये याद रखना है, स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट है। एंड ये सेकंड सुपरसोनिक फाइटर है जिसको हल ने बनाया है आफ्टर HF-24 मारूत। तो पहला फाइटर जो HAL ने बनाया था सुपरसोनिक फाइटर, दैट वाज मारूत। एंड फर्स्ट तेजस IF यूनिट जो था इंडियन एयरफोर्स के अंडर, जो फर्स्ट तेजस यूनिट था उसको फ्लाइंग डैगर्स बोला जाता था। एंड हेल हैज़ बीन गिवन नॉट टू मैन्युफैक्चर वेपनाइज्ड वर्जन अंडर फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आज की न्यूज़ है कि जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उनको अब इसका वेपनाइज्ड वर्जन बनाने की जो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस है वो मिल गई है। तो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस के बारे में जान लेते हैं। इसको अगर अटेन करना है तो कुछ बैटल टाइम कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए आपके एयरप्लेन में। पहली तो है मिड एयर रीफ्यूलिंग की कैपेबिलिटी हो उसमें, उसके बाद एक रडार है AESA, ये रडार होना ज़रूरी है। एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स होने चाहिए उसमें, एंड एक वेराइटी ऑफ बॉम्ब्स एंड वेपन्स कैरी करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ये 4 कंडीशंस हैं, इसके अलावा और भी हो सकती हैं लेकिन मेजरली ये 4 कंडीशंस हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं चंद्रयान-2 के बारे में। तो ये इंडिया का सेकंड मिशन होगा टू मून एंड इसका वेट अराउंड 3290 यानी कि अराउंड 3300 kg है। तो सच आपको फिगर्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन कई बार UPSC क्या करता है 3300 को 33,000 बना देगा, सो दैट मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस। तो ऐसी अवेयरनेस आपको जनरल चीज़ों की होनी चाहिए, स्पेसिफिक नंबर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। एंड ये टोटली इंडिजिनस है, इसमें 3 चीज़ें हैं, ऑर्बिटर है, लैंडर है एंड रोवर है। तो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा एक स्पेसिफाइड साइट के ऊपर। तो सॉफ्ट लैंडिंग दोस्तों आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि सॉफ्ट लैंडिंग क्या है। ठीक है जी। इसके बाद लैंडिंग करने के बाद एक 6 व्हील्ड रोवर को छोड़ा जाएगा ऑन द लूनर सरफेस एंड वो काम करेगा इन सेमी ऑटोनोमस मोड एंड उसको जो डायरेक्शंस देंगे, कमांड्स देंगे थ्रू ग्राउंड कमांड्स। तो ठीक है जी। तो सेमी ऑटोनोमस मोड में जो रोवर है वो काम करेगा एंड जो रोवर है वो ऑब्जर्व करेगा लूनर सरफेस को एंड लूनर सॉइल से रिलेटेड डेटा भेजेगा बैक टू अर्थ, जिसको हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे। एंड जो ऑर्बिटर है वो कुछ उसके और ऑब्जेक्टिव्स हैं रिमोट सेंसिंग के। तो ये रिमोट सेंसिंग करेगा मून की एंड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स टोपोग्राफी, जो मून की टोपोग्राफी है, उसकी मिनरोलॉजी है एंड एलिमेंटल अबंडेंस, तो एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन भी बेसिकली देखेंगे हम। एंड उसके बाद लूनर जो एग्जॉस्फेयर है, लूनर एटमॉस्फेयर का आउटर पार्ट होगा तो वो देखना है एंड सिग्नेचर्स देखने हैं हमें हाइड्रोक्सल एंड वाटर आइस के। ठीक है जी। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।